बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिजली की शिकायत का सोशल मीडिया से हो रहा है निदान। बिजली विभाग का दावा 2 साल में 25,000 कंप्लेंट का हुआ निपटारा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से की रामचरितमानस की तुलना, मचा बवाल। बिहार के मुख्य सचिव से लेकर के डीएम तक प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं इलाज। अधिकारियों को बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर नहीं हो रहा है भरोसा। नीतीश की एनडीए में एंट्री पर केंद्रीय मंत्री का तंज। नित्यानंद राय ने कहा ललन सिंह ने सीएम को सुला दिया, तेजस्वी कर रहे हैं ऐश। बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। 2104 उम्मीदवार हुए सफल, जाने कब होगा इंटरव्यू। देश भर में 17 सितंबर को शुरू होगा विश्वकर्मा योजना। मुजफ्फरपुर समेत 3 स्टेशन भी शामिल। शिल्पकारों और कामगारों को मिलेगा प्रशिक्षण और सहायता। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। ईडी ने किया गिरफ्तार। कल पटना पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राजभवन पहुंच करके सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकात। आज नालंदा में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सावधान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती। 80% लोग बुखार में खुद से ले रहे हैं एंटीबायोटिक। डॉक्टरों ने कहा ऑर्गन्स फेल होने का है खतरा। मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल में कई सुविधाओं का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। जानिए क्या मिली सौगात। बिहार के स्कूल के स्टूडेंट अन्य राज्यों के बच्चों से ज्यादा है इंटेलिजेंट। केंद्र की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। तेजस्वी यादव ने दिया ये नारा, बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है। पूरे बिहार में 19 सितंबर तक के लिए मौसम विभाग का आया पूर्वानुमान। जानिए कहां क्या होगा हाल। नीतीश का क्या संदेश। 2 आईपीएस समेत बिहार पुलिस के 66 अफसरों का ट्रांसफर क्यों। जारी होने वाली है बीपीएससी 69वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड। दस्तावेज रखें तैयार। सुपौल के सदर अस्पताल में नहीं मिला मेन्यू वाला खाना। राजद नेता जायजा लेने पहुंचे। मरीज बोले बेड पर चादर तक नहीं देते। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए उसकी तुलना जानलेवा पोटेशियम साइनाइड से कर दी है। यह हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर ने कहा है कि 55 तरह का व्यंजन परोस करके उसमें पोटेशियम साइनाइड मिला दीजिए तो क्या होगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का हाल भी ऐसा ही है। उन्होंने आगे कहा है कि कई लेखकों ने भी इसको कहा है। बाबा नागार्जुन और फिर लोहिया ने भी टिप्पणी की है। रामचरितमानस को लेकर के मेरी आपत्ति है और जीवन भर रहेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जब तक गटर में उतरने वालों की जातियां नहीं बदली जाएगी तब तक इस देश में आरक्षण और फिर जातीय गणना की जरूरत पड़ती रहेगी। जब वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि रामचरितमानस पर चंद्रशेखर लगातार जहरीला बयान दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को ये सुनाई नहीं पड़ रहा है। जब नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो फिर वह हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया था। जब जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने चंद्रशेखर नालंदा के हिलसा में बाबा अभयनाथ धाम
परिसर गए थे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब शैतानों और शैतानियाँ बढ़ गई, दुनिया में ईमान खत्म हो गया, बेईमान और शैतान जारी हो गए, तो फिर मध्य एशिया के इलाके में प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार पुरखा प्रॉफिट यानी कि मोहम्मद साहब को पैदा किया। जब इस्लाम आया ईमान लाने के लिए, इस्लाम आया बेईमानों के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानों के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी खुद को मुसलमान कहता हो तो फिर उसकी इजाजत कुरान नहीं देती। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने इसी साल जनवरी महीने में ही विवादित बयान दिया था। जब नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीची जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। उन्होंने आगे कहा है कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोवलपर का बंच ऑफ शॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं। नफरत देश को कभी भी महान नहीं बनाएगी, देश को महान केवल मोहब्बत ही बनाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में स्कूलों में 75% उपस्थिति और फिर स्कूल से निकाले जाने के विरोध में छात्र छात्राएं कुछ इस तरह से भर गए कि बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान को छू गया है। इसको लेकर के स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर के छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार दिया है। मैम ने जीना हराम कर रखा है, बैठ करके खाली चैट करती रहती है। ये शब्द उन छात्राओं के हैं जो शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त आ चुकी है। इस कदर ये छात्राएं शिक्षकों से दुखी हो गई है कि उन्होंने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां ये मामला बिहार के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल की छात्राओं का है। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर के घंटों तक सड़क जाम रखा और प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। दोस्तों बात करते हैं कि सितंबर महीने में आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। अगले महीने जब खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी होंगे तो फिर यह आंकड़ा 6% से कम हो सकता है। इसकी वजह सितंबर में देश में होने वाली बारिश है। इससे चावल और सोयाबीन का उत्पादन बढ़ सकता है, जिस चावल ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारों और आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। जब भारत में जारी सितंबर के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिक बारिश के कारण दो मुख्य खरीफ फसलों चावल और फिर सोयाबीन को काफ़ी मदद मिलेगी, जिनका बोया गया क्षेत्रफल बढ़ गया। अगस्त की शुरुआत में पानी की भारी कमी के कारण तनाव उभरा, जिससे उत्पादन में गिरावट की चिंता बढ़ गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी बेहतर व्यवस्था किए जाने का दावा किया जाता है। जब वक्त बेवक्त वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का दावा करते हुए कहते हैं कि अब लोगों को इलाज कराने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार के दावे की पोल तब खुल जा रही है जब अधिकारी से लेकर के मंत्री तक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाने जा रहे हैं। जहां बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बीमार हो गए हैं और उन्हें पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इससे पहले पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर भी डेंगू का इलाज कराने के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। जब मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के पारस अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार सुबह उनका हालचाल लेने के लिए पारस अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी से खुद बात की और उसके साथ ही उनका इलाज कर रहे डॉक्टर से भी इलाज के बारे में पूरी जानकारी दी। आमिर सुबहानी पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित थे और ये कार्यालय नहीं आ रहे थे। जब बीते 2 दिनों से उन्हें तेज बुखार। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा सरकार करती है तो फिर अधिकारी और नेता प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज क्यों करा रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं कि क्या इन्हें अपनी ही व्यवस्था पर भरोसा नहीं हो पा रही है। जहाँ अगर अधिकारी और फिर राजनेताओं को अपनी ही व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो फिर आम लोगों के बेहतर इलाज होने का दावा सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के दावे में कितनी दम है जब उनके अधिकारी ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में डेंगू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में आम लोगों के साथ ही वीवीआईपी भी आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बिजली कंपनी हाईटेक होती दिख रही है। जब बिहार में बिजली की शिकायत सोशल मीडिया पर हो रही है। विभाग का दावा है कि पिछले 2 साल से कम से समय में सोशल साइट पर 25,000 से अधिक उपभोक्ताओं की
समस्या का निपटारा हुआ है। डिस्कॉम कंपनियां सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में तेजी से पहुंच बना रही है, खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो कि अब एक्स में बड़ी मात्रा में बिजली उपभोक्ता बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं सभी संबंधित कंपनियों को फॉलो कर रहे हैं, जहां फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा सचिव संजीव हंस ने बताया है कि अप्रैल 2021 में BSPHCL के ट्विटर हैंडल पर मात्र 500 फॉलोअर्स थे, जो कि अब संख्या बढ़कर के 25,000 से ज़्यादा हो गई है। जहाँ उसी तरीके से NBPDCL और फिर SBPDCL के क्रमश 900 और फिर 625 फॉलोअर्स थे, जो बढ़कर के 22,459 और 17,464 हो गए हैं। दोस्तों, मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि लोगों से अपील की है कि वे सतर्क और सावधान रहें। अगर आप खुले आसमान में हैं तो फिर जल्द ही किसी पक्के मकान में शरण लें। जहाँ ऊंचे स्थान, पेड़ के नीचे, बिजली के खंभों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। बिहार के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब मौसम विभाग ने 13 से 19 सितंबर तक पूरे बिहार में बारिश के आसार जताए हैं। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार में 1 या फिर 2 स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण मध्य और फिर दक्षिण मध्य बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इधर कल दोपहर को पटना, औरंगाबाद और रोहतास समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई थी। कुछ जगहों पर यह सही रही, यानी कि कुछ जगहों पर यह सही रहा, बारिश हुई। हालांकि पटना शहर में बारिश नहीं हुई। जहां मौसम विभाग ने पटना जिले के कुछ भागों में येलो अलर्ट जारी किया था। जहां मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि पटना जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। इन इलाकों में मेघ गर्जन और फिर वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सतर्क और फिर सावधान रहें। अगर आप खुले आसमान में हैं तो फिर किसी पक्के मकान में शरण लें। या ऊंचे स्थान, पेड़ के नीचे, बिजली के खंभे के पास बिल्कुल भी ना जाएं। यह मौसम सामान्य होने के बाद ही किसान अपने खेत में जाएं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में बारिश का ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों में दूसरे राज्यों के बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनमें सीखने की क्षमता 24 राज्यों में बच्चों से बेहतर है। शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के बच्चे सीखने में बिहार के बच्चे से पीछे हैं, यानी कि बिहार के बच्चे आगे हैं। इन राज्यों के बच्चों में सीखने की क्षमता 40 से 60% तक ही है, जबकि बिहार के बच्चों में ये 70 से 75% है। इस संबंध में पिछले दिनों मंत्रालय द्वारा सर्वे कराया गया था। जब इस सर्वे में देश भर के सभी राज्यों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 3 से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया था। सर्वे जनवरी से मई के बीच हुआ था। यह हाल ही में इसका रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। यह सर्वे के दौरान बिहार से 35 लाख बच्चों से स्कूल जाकर के फीडबैक लिया गया है। यह सर्वे में यह देखा गया है कि छोटे कक्षाओं के बच्चे पढ़ाई पर अधिक मेहनत करते हैं। बार बार एक ही पाठ को पढ़ने से सीखने की क्षमता विकसित हुई है। बिहार के सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना सभी राज्यों से इंडेक्स में नीचे है। यह सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बिहार के सरकारी स्कूल की आधारभूत संरचना को बेहतर किया जाए तो यहाँ के बच्चे और बेहतर होंगे। जब बेहतर करेंगे, बच्चों को स्कूल में वह सारी सुविधाएं नहीं मिलती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर कहीं पर बेंच डेस्क नहीं है तो फिर कहीं पर कक्षाओं की भारी कमी है। पठन पाठन से संबंधित कई कमियां हैं। जैसे कहीं पर कक्षा है तो कहीं पर बेंच नहीं है, कहीं पर बेंच है तो कहीं पर कक्षा नहीं है, कहीं पर बेंच कक्षा है तो कहीं पर स्कूल नहीं है, कहीं पर स्कूल है तो कहीं पर बेंच कक्षा नहीं है, कहीं पर स्कूल बेंच कक्षा सब है तो टीचर नहीं है। बहुत सारी कमी है। सर्वे में जो बातें निकल करके सामने आई वही है कि बिहार के बच्चे कोई भी पाठ जल्द समझ लेते हैं, जो सीखते हैं वे काफ़ी दिनों तक याद रखते हैं। कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसे बार बार अभ्यास करते हैं। एनसीईआरटी के मनोवैज्ञानिक प्रमोद कुमार का कहना है कि बच्चों को अगर लगातार अभ्यास करवाया जाए तो फिर उनकी क्षमता बढ़ती है। बार बार अभ्यास करने से बच्चों में सीखने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, जेडीयू का पिछले चुनाव में चुनावी स्लोगन था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इसी तर्ज पर यानी कि इसी तरीके से नीतीश तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सरकारी नौकरियों पर नया स्लोगन दिया है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक नया स्लोगन दिया है। अपने एक्स हैंडल पर तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस में सिपाही की 21,391 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए जारी परीक्षा कैलेंडर को अधिसूचित किया था। जब अगले महीने की 1 तारीख से इसकी लिखित परीक्षा होनी है। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखा था।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होने के बाद शिक्षा में आए बदलाव को देखने और फिर समझने के लिए 10 राज्यों के अधिकारी बिहार आएंगे। स्मार्ट क्लास के सिलेबस और फिर उसके संचालन के साथ स्कूलों में स्थापित हाईटेक लैब को भी टीम देखेंगे। विभिन्न राज्यों की टीम न सिर्फ स्कूलों का दौरा करेगी बल्कि शिक्षकों से बात करके स्मार्ट क्लास के संचालन को भी समझेंगी। सबसे पहले तमिलनाडु के शिक्षा विभाग की टीम का बिहार दौरा हो रहा है, जब पटना जिले के कई स्कूलों में तमिलनाडु के शिक्षा विभाग के अधिकारी जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड से भी अफसर इसके लिए बिहार आने वाले हैं। ये सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा करके स्मार्ट क्लास और हाईटेक लैब देखेंगे और इससे शिक्षा में आए बदलाव को जानेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु की टीम 2 दिनों के दौरे में 8 से 10 स्कूल के स्मार्ट क्लास को देखेंगे। वहीं हाईटेक लैब का दौरा केवल पटना के स्कूलों में होगा। आपको बता दें कि ITI पटना ने जिले के 7 स्कूलों में हाईटेक लैब स्थापित किया है। तमिलनाडु की 2 सदस्यीय टीम स्कूलों का दौरा करेगी। इस दौरान स्मार्ट क्लास में चल रही पढ़ाई को देखेंगी। ITI पटना की मदद से कई स्कूलों में हाईटेक लैब बनाया गया है। यह लैब आधुनिक है और फिर यहाँ पर नियमित प्रायोगिक कक्षाएं चलती है, जहाँ अधिकारी इसका भी जायजा लेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को सिंगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर के बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण अधिनियम 2023 आगामी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इस संशोधित कानून के लागू हो जाने से कई महत्वपूर्ण कामों में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और फिर सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों ने हाल ही में बीते मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र विधेयक 2023 पारित किया था। जब बीते 7 अगस्त को राज्यसभा में इस संशोधित विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया था, जब वहीं लोकसभा में 1 अगस्त को पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम 1969 के अस्तित्व में आने के 54 वर्षों बाद पहली बार इसमें संशोधन हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर हैं, जो गुरुवार को दोपहर बाद वे पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वे सीधे राजभवन पहुंचे, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। जब CM नीतीश कुमार राजभवन पहुँच करके उनसे भेंट की है। रामनाथ कोविंद को शॉल भी भेंट कर दी है। जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के दौरे पर आए हुए हैं, जब वे राजभवन में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। वे 2 दिवसीय दौरे पर रामनाथ कोविंद पहुंचे थे, फिर शुक्रवार को नालंदा गए। दरअसल नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 दिनों का कार्यक्रम फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आयोजित किया गया है। रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जब पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में ही देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के बनने के बाद पूर्व राष्ट्रपति का ये पहला बिहार दौरा है। दोस्तों, बात करेंगे कि पूरे देश में 17 सितंबर को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना को शुरू किया जाएगा। ये योजना केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाएगी। सोनपुर मंडल के मुजफ्फरपुर के साथ गया और पटना स्टेशन पर स्थित कामगारों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। फिलहाल सोनपुर रेल मंडल के अधिकारी और पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल के चयन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। यह अधिक संभावना जताई जा रही है कि ऐतिहासिक LS कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो सकती है, जहां से सोनपुर मंडल की DRM विवेक भूषण सूद के साथ साथ मुजफ्फरपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेलवे के अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ शहरवासी भी सुनेंगे। इसकी पुष्टि सोनपुर रेल मंडल के DRM विवेक भूषण सूद ने की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर अपने भाषण के दौरान विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के शुभारंभ पर 70 स्थान पर 70 मंत्री मौजूद हुए। विश्वकर्मा योजना में अगले 5 साल तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को विशेष रूप से समाज के निचले स्तर के कामगारों के कल्याण के लिए शुरू किया जा रहा है। शिल्पकारों और कामगारों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण लेने वालों को हर महीने 500 रुपये भी धनराशि भी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 18 तरह के विभिन्न कामों में लगे लोगों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के पारंपरिक कामगारों और फिर दस्तकारों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता
राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 15,000 से ज़्यादा लोगों को कामकाज मिल सकेंगे। जहां इस योजना के तहत मजदूरों को प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और फिर बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि 28 सितंबर से गया के पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो जाएगी। जहाँ इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां काफ़ी तेज चल रही है। जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग गया आते हैं जो अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करते हैं। जब विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को मेला क्षेत्र में कहीं भी अंधेरा ब्लैक स्पॉट ना रहे, इसी को लेकर के गया डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने मध्यरात्रि को मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थलों, विभिन्न पार्किंग स्थलों, विभिन्न सड़कों का घूम करके पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। मेला क्षेत्र प्रमुख सड़क इत्यादि में जहां भी डार्क स्पॉट रहा, जब वहां रुक करके अधिकारियों को निर्देशित करते रहे। जिन्होंने कहा कि हर हाल में 18 सितंबर को डेडलाइन निर्धारित है। जहाँ उसके पहले जहां भी लाइट की कमी पाई गई है वहां अतिरिक्त लाइट लगवाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षकों के कंधे पर सरकार ने एक और जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक अब अपने अनुसार नहीं बल्कि तय किए गए सिलेबस के अनुसार बच्चों को पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रारंभिक विद्यालयों का सिलेबस नए तरीके से जारी करके इसे लागू करने को कहा है। नए सिलेबस के मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर हाल में फरवरी माह तक पढ़ाई को पूरा कर दिया जाना है, या फिर मार्च में रिवीजन और फिर वार्षिक परीक्षा ली जानी है। जब विभाग द्वारा जारी सिलेबस को सुपौल जिले में लागू कर दिया गया है, ये व्यवस्था अन्य जिलों में भी लागू होगी। इसको लेकर के जारी निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारी नए सिलेबस के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन सुनिश्चित करने को लेकर के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। नए सिलेबस में पहली से 8वीं कक्षा के विषय पर किस माह में कितने पाठ को पूरा करना है, ये तय कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर में नया विज्ञापन जारी होगा। जय इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। जब विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की जानकारी तलब की है। इससे पहले जिलों ने जानकारी भेजी थी। इसमें समीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी विसंगतियां पाई गई है। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से खाली पड़े पदों की संख्या एक बार फिर से मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र में बताया गया है कि किस तरह जिला शिक्षा पदाधिकारी को खाली पड़े पदों की जानकारी भेजनी है। जिलों में उपलब्ध कुल पदों के विरुद्ध विषयवार 2006 से अपडेट की गई जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को बता दिया है कि इस अद्यतन रिक्तियां में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचित की गई रिक्तियों को शामिल नहीं की जाए। दरअसल कुछ जिलों मसलन पश्चिमी चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण और मधुबनी आदि जिलों की समीक्षा के दौरान पता चला है कि अधिक रिक्ति की अधियाचना दी गई है। कुछ जिलों की तरफ से उच्च माध्यमिक की रिक्तियों में 50% प्रोन्नति से भरने के लिए पद को भी नहीं छोड़ा गया है। लिहाजा संबंधित जिलों में भेजी गई रिक्तियों में अभी और समीक्षा की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन फूड ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं। जब कभी उनका घर में खाना बनाने का मन नहीं करता है तो या फिर कुछ बाहर खाने का मन करता है, तब वो अक्सर फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, यानी कि खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब डिलीवरी बॉय आपके खाने में थूक करके उसे आपको डिलीवर कर दिया जाए। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जो दिख रहा है वह काफ़ी चौंकाने वाला है, जहां हम सभी ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म और फिर खाना डिलीवर करने वाले डिलीवरी बॉय पर काफ़ी भरोसा करते हैं, लेकिन इस तरह की घिनौना घटनाएं किसी का भी मन खराब कर सकती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लोरिडा का एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर किए गए खाने को लेकर के एक ग्राहक के घर पहुंचता है, फिर खाने को घर के बाहर ही रख देता है। उसे ग्राहक से अच्छी टिप की उम्मीद होती है, लेकिन ग्राहक उसे बहुत कम टिप देता है, जिससे वे काफ़ी नाराज़ हो जाता है। या नाराज़ डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को दिए गए खाने पर 3 बार थूका और वहां से चला गया। ये घटना घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका वीडियो ग्राहक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक ने डिलीवरी पार्टनर को $3 टिप दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाराज हो गया और पार्सल पर थूक करके चला गया। तो ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उसको खाते हैं तो आप संभल जाइए और आप सोच लें एक बार।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में है जो हर सीजन में चले, इसके साथ ही बम्पर कमाई हो, तो हम आपको एक सॉलिड बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। जहाँ आमतौर पर जब भी कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि उसका बिजनेस हर सीजन में चले या इसके साथ ही हमेशा मोटी कमाई होती रहे। अगर आप भी कुछ इसी तरह के बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं तो फिर हम जरूर उसे पूरा करेंगे। इस प्रोडक्ट की गाँव से लेकर के शहरों तक में भारी डिमांड है। ये टोमेटो सॉस का बिजनेस है जिसे आप शुरू कर सकते हैं। या टमाटर सबके खान पान में शामिल होता ही होता है। जहाँ आजकल तो इसके बिना चटनी भी अधूरी मानी जाती है। जहाँ सब्जियों से लेकर के सॉस, चेकअप या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर आदि में इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ साल में 12 महीने इस बाज़ार में टमाटर की मांग बनी रहती है। जहाँ टोमेटो सॉस या फिर टोमेटो केचप की डिमांड अमूमन हर समय और ज़्यादातर घरों में या फिर होटल रेस्टोरेंट में रहती है। जैसे बिजनेस को शुरू करने में सरकार भी मदद करती है। जब प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के लिए तैयार हुए प्रोजेक्ट प्रोफाइल में दी गई जानकारी के मुताबिक टोमेटो सॉस का बिजनेस शुरू करने के लिए कुल 7,82,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें आपको अपने पास से 1,95,000 रुपये लगाने होंगे। बाकी पैसों का इंतजाम मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन लेकर के हो जाएगा। इसमें हर तरह की मशीनरी और इक्विपमेंट पर 2 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे। या टमाटर, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट, कामगारों की सैलरी, पैकिंग, टेलीफोन किराया आदि पर 5,82,000 रुपये खर्च होंगे। या टर्म लोन 1,50,000 रुपये होगा। या वर्किंग कैपिटल लोन 4,36,000 रुपये होगा। ये लोन मुद्रा योजना के तहत किसी भी बैंक से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के हर बच्चे के लिए शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ एक बच्चा पढ़ लिख कर ही समाज के लिए कुछ कर पाएगा। जिस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ की तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भारत में समय के साथ एजुकेशन की वैल्यू तो लोगों को समझ आई, लेकिन इसके साथ ही एजुकेशन महंगी होती चली गई। आज की डेट में, आज की तारीख में अगर पेरेंट्स यानी कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो फिर इसके लिए उन्हें पहले ही से ही सेविंग करके रखनी पड़ती है। जहाँ कई स्कूलों में तो फीस अब लाखों में पहुँच गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर असम का एक स्कूल चर्चा में रहा है। इस स्कूल की एजुकेशन ऐसा है कि अभी तक यहाँ का ड्रॉप आउट रेट 0 है। साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अपनी कमाई खुद कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल में बच्चों को फीस के तौर पर पैसे जमा नहीं करने पड़ते हैं। जी हाँ, आज की डेट में, आज की तारीख में जहाँ पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होता है तो फिर वहीं इस स्कूल में पैसे ही नहीं लगते हैं, पैसे ही नहीं दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। फीस के तौर पर यहाँ प्लास्टिक की खाली बोतलें जमा कराई जाती है। जहाँ असम के इस स्कूल में ग्रामीण इलाकों में 100 बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पैसों की जगह यहाँ बच्चे हर हफ्ते 25 खाली पानी की बोतलें जमा करते हैं। इस स्कूल को खोलने का आइडिया एक कपल को आया था जिन्होंने इस इलाके में गंदगी का अंबार और पढ़ाई की कमी को देखी। परमिता और मजीद ने इन दोनों समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऐसा स्कूल खोला जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है और फीस के तौर पर उनसे हर हफ्ते 25 प्लास्टिक की बोतलें जमा कराई जाती है। दोस्तों पत्नी की रहते दूसरी लड़की से प्रेम करना एक युवक को महंगा पड़ गया। गुरुवार को बोधगया थाना पर प्रेमी प्रेमिका के बीच जमकर के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। यह पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली पद्मा मंडल का आरोप था कि बोधगया के जयप्रकाश नगर का रहने वाले बेचन रविदास के साथ प्रेम प्रसंग था और हम लोगों ने शादी कर ली। जबकि युवक बेचन रविदास पहले से शादीशुदा है, वह 2 बच्चों का बाप भी है। इसी बीच आसनसोल की पद्मा मंडल अचानक बेचन रविदास के घर पहुंच गए और फिर वहां हंगामा शुरू हो गया। बाद में मामले की सूचना डायल 112 की पुलिस टीम को मिली। इसके बाद प्रेमी और प्रेमिका दोनों को बोधगया थाना ले गया, जहां दोनों के बीच काफी मान मनोबल के बाद मामला शांत हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पद्मा मंडल का भी एक युवक के साथ शादी हो चुका था जिससे एक बच्ची भी है। वहीं पद्मावती के पति ने ही उसके प्रेमी के पास लेकर के आया था। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार के पहल के बावजूद किसान जागरूक नहीं हो रहे हैं। इस वजह से पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से पात्र किसान वंचित हो रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 5,83,000 किसानों के बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जुड़ा है। ऐसे किसानों से कृषि विभाग ने अनुरोध किया है कि अक्टूबर में मिलने वाले सम्मान निधि की 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए वे अपने आधार नंबर से बैंक खाते को अविलंब जुड़वा लें। जब वर्तमान में राज्य के 88 लाख से अधिक किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त पाने के लिए किसान 3 काम अवश्य करवा लें। जब अपने जमीनी दस्तावेज अपलोड करना, आधार को
सक्रिय बैंक खाते से लिंक होना, ई-केवाईसी करवाना जरूरी होगा। लाभ पाने के लिए किसान अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, जहां अपना फोन नंबर एवं सभी दस्तावेज दिखाएं। अब किसान आवेदन करवाते समय ध्यान रखें कि सभी जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक खाता नंबर आदि जमीन विवरण बिना किसी गलती के भरा जा रहा हो। इसके बाद पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क देना होगा। जब आवेदन प्रक्रिया सफल होने के बाद मैसेज और फिर ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को प्रति साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि को 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में केंद्र सरकार भेजती है। कुल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके खाते में भेजी जाती है। इस योजना से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155-261 या फिर 1800-115526 या फिर 011-233-81092 पर फोन कर सकते हैं। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में 14वीं किस्त भेजी जा चुकी है। अब किसान को योजना के तहत 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, देश में 2024 के अप्रैल या फिर मई महीने में लोकसभा चुनाव संभावित है, जहां उससे पहले विपक्ष की कुल 28 पार्टियों ने एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है। जब विपक्ष की ओर से अब तक 3 सफल बैठक होने के बावजूद गठबंधन इंडिया को लीड करने वाले को लेकर के सस्पेंस बनी हुई है। यह हालांकि इस गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो चुका है, जो चुनाव संबंधित रणनीति पर काम करेगी। इस बीच इंडिया अलायंस के लिए सबसे उपयुक्त चेहरे को लेकर के किए गए सर्वे में चौंकाने वाला जवाब मिला है। जहां सर्वे में लोगों से सवाल किया गया है कि 2024 में कौन होगा विपक्ष का चेहरा, गठबंधन इंडिया का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन होगा, ये सवाल किया गया है। इस पर जवाब के अनुसार कुल 15% लोगों का मानना है कि विपक्ष को लीड करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। जबकि इसी सवाल को लेकर के जनवरी 2023 में किए गए सर्वे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मात्र 13% वोट मिला था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा 24% लोगों का साथ मिला था। जनवरी 2023 वाले सर्वे में 20% लोगों के साथ ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर थी। दोस्तों, बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की लोकसभा की 40 सीटों की जगह 80 पर इंडिया गठबंधन बंटवारा कर ले या फिर भी सभी सीटों पर भाजपा ही जीतेगी। ईडी की छापेमारी से संबंध में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि एकदम स्पष्ट रहिए, जो गलत है वह गलत ही रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सीबीआई तब आई थी जब केंद्र में लालू प्रसाद की सहभागिता वाली यूपीए की सरकार थी। उन्हें तब दूसरा कोई कैसे फंसा सकता है? जब उनकी सरकार के ही लोग उन्हें फंसा रहे हैं तो फिर बचता कौन है? उन्होंने कहा कि जदयू के लोग ही कागज उपलब्ध कराते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा घोटाले में अगर लालू प्रसाद जेल में रहे तो फिर इसके एकमात्र दोषी जदयू के नेता है। आज भी लालू प्रसाद यादव के यहाँ छापा पड़ रहा है तो फिर उसका एकमात्र कारण जदयू नेता द्वारा कागज उपलब्ध कराया जाना है। भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की रैली के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर चौधरी ने कहा कि वहां पर कांग्रेस है, जब वहां जदयू और राजद नहीं है। वे लोग तो सिर्फ अतिथि भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बिहार में जाति आधारित गन्ना के काम को देश के लिए नजीर बताया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में किए गए जाति आधारित गन्ना के काम को इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है और फिर इस काम को पूरे देश में आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन गरीबों और पिछड़ों को उसका वाजिब हक दिलाना चाहती है और जाति आधारित गन्ना इस मामले में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने देश में जाति आधारित गन्ना नहीं कराए जाने को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि गरीबों और फिर पिछड़ों की विरोधी केंद्र की बीजेपी सरकार कभी भी उन्हें उनका हक नहीं दिलाना चाहती है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यही कारण है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिहार में जाति आधारित गन्ना रोकने को लेकर की तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं। जब उन्होंने कहा कि जाति आधारित गन्ना से गरीबों और फिर कमजोर वर्गों के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से आधार पर उनका वाजिब हक मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो पाएगा। जदयू प्रवक्ता ने इस दौरान बीजेपी से पूरे देश में जाति आधारित गन्ना कराने की मांग की है और कहा कि जाति आधारित गन्ना से गरीबों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की जनसंख्या का पता चल पाएगा और फिर सरकार उनके कल्याण के लिए बेहतर योजना बना सकेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने फ्री एलपीजी कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना को
अगले 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्र की तरफ से ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 90 दिन बचा हुआ है और लोकसभा चुनाव होने में मात्र 6 महीने ही रह गए हैं। जहाँ इससे पहले कैबिनेट ने पिछले महीने घरेलू रसोई गैस कनेक्शन धारकों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दिया था, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कनेक्शन 400 रुपये सस्ता हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फिर से एनडीए में वापसी को लेकर के सियासी हलकों में अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश जी का स्वागत तेजस्वी यादव और ललन सिंह ही कर रहे हैं। ललन जी ने उन्हें कुंभकर्णी नींद में सुला दिया है। तेजस्वी 6 मालदार विभाग के लेकर के ऐश कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सनातन सत्य है, सनातन को समाप्त करने वाले खुद मिट जाएंगे। सनातन सेवा है, सनातन सदाचार है, सनातन भारत की संस्कृति का मूल आधार है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि INDI का एजेंडा वही है जो स्टालिन के मंत्री ने कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में जिस दिन विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA की सरकार बनी उस दिन से सनातन का खतरा होना शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म उस दिन से खतरा में आ जाएगी जिस दिन विपक्षी गठबंधन सरकार में आ जाएगी। जहां उस दिन सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाएगा। जहां इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है, बस ये लोग मौके की तलाश में लगे हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कही है। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी उस दिन से सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। इसकी तैयारी पूरे संयोजित तरीके से किया जा रहा है। जहाँ इतना ही नहीं, एक बड़े वर्ग के धर्म के साथ खत्म करने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ है। वहीं चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे में 18 बच्चे लापता के हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए बयान को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री 18 साल से बिहार की सत्ता में है, लेकिन अभी भी हमारे बच्चे की नाव के जरिए स्कूल जाना पड़ रहा है। हमारे दादा पिता बताते थे कि कैसे 2-2 नदी पार करके स्कूल जाते थे, लेकिन जिस प्रदेश में 18 सालों से एक ही मुख्यमंत्री हो उस प्रदेश के बच्चों को नाव के जरिए स्कूल जाना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को हमारे KDV लाइव फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।